हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। केरला यूनिवर्सिटी के 2020 के रिवाइज्ड सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट सेम बीए बीएससी छात्रों का जो हिंदी पेपर है कॉमन कोर्स 1, उसमें आपको हिंदी कथा साहित्य का आस्वादन करने को है, जिसमें कहानियों का एक कलेक्शन है, कहानी सरोवर। यू हैव गॉट 8 स्टोरीज इन ऑल, आउट ऑफ विच मार्कंडे की कहानी सहज और शुभ और नासरा शर्मा की कहानी पांचवा बेटा ऑलरेडी सिलेबस से ओमिटेड है। अतः आपको केवल 6 कहानियों का आस्वादन करना है। इन 6 कहानियों को समय समय पर हमने अपने चैनल में अपलोड किया था, तो सोचा क्यों ना उन सबको एक साथ पेश करें। पहली कहानी तो कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी है सदगति। फिर जयशंकर प्रसाद जी की कहानी शरणागत, चित्रा मुदगल जी की कहानी डोमिनका की, कुमार अम्बुज जी की कहानी माँ रसोई में रहती है, ज्ञान रंजन जी की कहानी अमरूद का पेड़ और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी सलाम। सभी कहानियाँ अपने अपने तरीके से श्रेष्ठ हैं। सदगति, डोमिनका की और माँ रसोई में रहती है का विश्लेषणात्मक वीडियोस भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, बाकी के भी करने का इरादा है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जुड़े रहिए और आस्वादन कीजिए कहानी सरोवर की कहानियों को। कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी सदगति। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा हो ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। तो दुखी कहने लगा, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। इस पर झुरिया बोली, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। अब दुखी गुस्सा होकर कहने लगा, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर 1 लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंटे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर रख दें, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। तो इस पर झुरिया बोली, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा पत्ता तोड़ लूं। इस पर झुरिया बोली, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी कहने लगा, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध आ जाता है। किरोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तो छूना मत। झूरी गोंड की लड़की को लेकर साहू की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नॉन, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो बुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देख कर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते।
मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आध घंटे तक चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते, फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकाल कर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्री मुख से बोले, आज कैसा चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी बोले, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूँ? इसे गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर ज़रा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौंड भी रहता है, उसके यहाँ ज़रूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भाग था और क्या। अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार
कैसे चला आए। बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अक्ल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूर से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपये मार जाते हैं। ब्राह्मण के रुपये भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र समझकर पूछा, रोटियां हैं? 2-4 बच जाएंगी। 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। दुखी ने चिलम पी कर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से ज़रा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में गौंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। कैसी बातें करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है। यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कारज परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी रहती है, पर इन्हें क्या चिंता। चलूँ, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवा को उठाता कौन। अकेला भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवे पर सिर रखे सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर साइत भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंखें बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित जी हैं, कहीं सायद ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी संसार में इतना मान है।
साई थी तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ मार कस के, और मार, कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के, खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियाँ हो जाएं। दुखी न उठा। उन्होंने भी अब उसे दिख करना उचित न समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गौंड ने चमराने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारने थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न भिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं को सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते। भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ पहुंची। चमार का रोना मनहूस है। हाँ, बहुत मनहूस। अभी से दुर्गंध उठने लगी। चमार था ससुरा की नहीं। खाद अखाद किसी का विचार है इन सबों को। इन सबों को घिन भी नहीं लगती। भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहाँ से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा
और निष्ठा का पुरस्कार था। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी शरणागत। प्रभातकालीन सूर्य की किरणें अभी पूर्व के आकाश में नहीं दिखाई पड़ती हैं। ताराओं का क्षीण प्रकाश अभी अंबर में विद्यमान है। यमुना के तट पर 2-3 रमणियाँ खड़ी हैं और 2 यमुना की उन्हीं क्षीण लहरियों में, जो कि चंद्र के प्रकाश से रंजित हो रही हैं, स्नान कर रही हैं। अकस्मात पवन बड़े वेग से चलने लगा। इसी समय एक सुंदरी, जो कि बहुत ही सुकुमारी थी, उन्हीं तरंगों में निमग्न हो गई। दूसरी, जो कि घबरा कर निकलना चाहती थी, किसी काठ का सहारा पाकर तट की ओर खड़ी हुई अपनी सखियों में जा मिली, पर वहाँ सुकुमारी नहीं थी। सब रोती हुई यमुना के तट पर घूमकर उसे खोजने लगी। अंधकार हट गया, अब सूर्य भी दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में उन्हीं घबराई हुई स्त्रियों को आश्वासन देती हुई एक छोटी सी नाव दिखाई दी। उन सखियों ने देखा कि वह सुकुमारी उसी नाव पर एक अंग्रेज और एक लेडी के साथ बैठी हुई है। तट पर आने पर मालूम हुआ कि सिपाही विद्रोह के गड़बड़ से भागे हुए एक संभ्रांत यूरोपियन दंपति उस नौका के आरोही हैं। उन्होंने सुकुमारी को डूबते हुए बचाया है और उसे पहुंचाने के लिए वे लोग यहाँ तक आए हैं। सुकुमारी को देखते ही सब सखियों ने दौड़कर उसे घेर लिया और उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। अंग्रेज और लेडी दोनों ने जाना चाहा, पर वे स्त्रियां कब मानने वाली थीं। लेडी साहिबा को रुकना पड़ा। थोड़ी देर में यह खबर फैल जाने से उस गांव के जमींदार ठाकुर किशोर सिंह भी उस स्थान पर आ गए। अब उनके अनुरोध करने से विल्फ्रेड और एलिस को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि सुकुमारी किशोर सिंह की ही स्त्री थी, जिसे उन लोगों ने बचाया था। चंदनपुर के जमींदार के घर में, जो यमुना तट पर बना हुआ है, पाई बाग के भीतर एक रविश में 4 कुर्सियां पड़ी हैं। एक पर किशोर सिंह और 2 कुर्सियों पर विल्फ्रेड और एलिस बैठे हैं, तथा चौथी कुर्सी के सहारे सुकुमारी खड़ी है। किशोर सिंह मुस्कुरा रहे हैं और एलिस आश्चर्य की दृष्टि से सुकुमारी को देख रही है। विल्फ्रेड उदास हैं और सुकुमारी मुख नीचा किए हुए है। सुकुमारी ने कनखियों से किशोर सिंह की ओर देखकर सिर झुका लिया। इस पर एलिस किशोर सिंह से कहती है, बाबू साहब, आप इन्हें बैठने की इजाज़त दें। मैं क्या मना करता हूँ? एलिस सुकुमारी को देखकर कहती है, फिर वह क्यों नहीं बैठती? आप कहिए, शायद बैठ जाएं। इस पर विल्फ्रेड कह उठता है, हाँ, आप क्यों खड़ी हैं? बेचारी सुकुमारी लज्जा से गड़ी जाती थी। एलिस ने फिर कहा, अगर आप न बैठेंगी तो मुझे बहुत रंज होगा। यूं न बैठेंगी, हाथ पकड़कर बिठाइए, किशोर सिंह बोल उठे। एलिस सचमुच उठी, पर सुकुमारी एक बार किशोर सिंह की ओर वक्र दृष्टि से देखकर हंसती हुई पास की बारहदरी में भागकर चली गई। किंतु एलिस ने पीछा न छोड़ा। वह भी वहां पहुंची और उसे पकड़ा। सुकुमारी एलिस को देख गिड़गिड़ा कर बोली, क्षमा कीजिए, हम लोग पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती और न कुर्सी पर बैठने का अभ्यास ही है। एलिस चुपचाप खड़ी रह गई। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच पति के सामने कुर्सी पर न बैठना चाहिए। फिर उसने सोचा, यह बेचारी जानती ही नहीं कि कुर्सी पर बैठने में क्या सुख है। चंदनपुर के जमींदार के यहाँ आश्रय लिए हुए यूरोपियन दंपति सब प्रकार सुख से रहने पर भी सिपाहियों का अत्याचार सुनकर शंकित रहते थे।
दयालु किशोर सिंह यद्यपि उन्हें बहुत आश्वासन देते तो भी कोमल प्रकृति की सुंदरी एलिस सदा भयभीत रहती थी। दोनों दंपति कमरे में बैठे हुए यमुना का सुंदर जल प्रवाह देख रहे हैं। विचित्रता यह है कि सिगार न मिल सकने के कारण विल्फ्रेड साहब सटक के सड़ाके लगा रहे हैं। अभ्यास न होने के कारण सटक से उन्हें बड़ी अड़चन पड़ती थी। इस पर सिपाहियों के अत्याचार का ध्यान उन्हें और भी उद्विग्न किए हुए था, क्योंकि एलिस का भय से पीला मुख उनसे देखा न जाता था। इतने में बाहर कोलाहल सुनाई पड़ा। एलिस के मुख से ओ माय गॉड निकल पड़ा और भय से वह मूर्छित हो गई। विल्फ्रेड और किशोर सिंह ने एलिस को पलंग पर लिटाया और आप बाहर क्या है देखने के लिए चले। विल्फ्रेड ने अपनी राइफल हाथ में ली और साथ में जाना चाहा, पर किशोर सिंह ने उन्हें समझा कर बैठाया और आप खूंटी पर लटकती तलवार लेकर बाहर निकल गए। किशोर सिंह बाहर आ गए। देखा तो 5 कोस पर जो उनका सुंदरपुर ग्राम है उसे सिपाहियों ने लूट लिया और प्रजा दुखी होकर अपने ज़मींदार से अपनी दुख गाथा सुनाने आई है। किशोर सिंह ने सबको आश्वासन दिया और उनके खाने पीने का प्रबंध करने के लिए कर्मचारियों को आज्ञा देकर आप विल्फ्रेड और एलिस को देखने के लिए भीतर चले गए। किशोर सिंह स्वाभाविक दयालु थे और उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और उनका उस प्रांत में भी बड़ा सम्मान था। वह बहुत बड़े इलाकेदार होने के कारण छोटे से राजा समझे जाते थे। उनका प्रेम सब पर बराबर था, किंतु विल्फ्रेड और सरला एलिस को भी बहुत चाहने लगे, क्योंकि प्रियतमा सुकुमारी की उन लोगों ने प्राण रक्षा की थी। किशोर सिंह भीतर आए। एलिस को देखकर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह मेरी प्रजा थी। समीप के सुंदरपुर गांव में वे सब रहते हैं। उन्हें सिपाहियों ने लूट लिया है, उनका बंदोबस्त कर दिया गया है, अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं। एलिस ने लंबी सांस लेकर आंखें खोल दी और कहा, क्या वे सब गए? इस पर सुकुमारी बोल उठी, घबराओ मत, हम लोगों के रहते तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। क्या सिपाही रियासतों को लूट रहे हैं? विल्फ्रेड पूछ बैठा। हाँ, पर अब कोई डर नहीं है, वे लूटते हुए इधर से निकल गए। अब हमको कुछ डर नहीं है। आपने क्या सोचा? अब ये सब अपने भाइयों को लूटते हैं तो शीघ्र ही अपने अत्याचार का फल पाएंगे। किशोर सिंह ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, मैं आज आप लोगों के संग भोजन करूंगी। एलिस ने कहा। किशोर सिंह और सुकुमारी एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर किशोर सिंह ने कहा, बहुत अच्छा। साफ दालान में 2 कंबल अलग अलग दूरी पर बिछा दिए गए हैं। एक पर किशोर सिंह बैठे थे और दूसरे पर विल्फ्रेड और एलिस। पर एलिस की दृष्टि बार बार सुकुमारी को खोज रही थी और वह बार बार यही सोच रही थी कि किशोर सिंह के साथ सुकुमारी अभी नहीं बैठी। थोड़ी देर में भोजन आया, पर खानसामा नहीं, स्वयं सुकुमारी एक थाल लिए है और 3-4 औरतों के हाथों में भी खाद्य और पेय वस्तुएं हैं। किशोर सिंह की इशारा करने पर सुकुमारी ने वह थाल एलिस के सामने रखा और इसी तरह विल्फ्रेड और किशोर सिंह को परोस दिया गया, पर किसी ने भोजन आरंभ नहीं किया। एलिस ने सुकुमारी से कहा, आप क्या यहाँ भी न बैठेंगी? क्या यहाँ भी कुर्सी है? इस पर सुकुमारी बोल उठी, परोसेगा कौन? खानसामा। क्यों, क्या मैं नहीं हूँ? जिद न कीजिए, यह हमारे भोजन कर लेने पर भोजन करती हैं। किशोर सिंह ने उत्तर दिया। एलिस ने आश्चर्य और उदासी भरी एक दृष्टि सुकुमारी पर डाली। एलिस को भोजन कैसा लगा सो नहीं कहा जा सकता। भारत में शांति स्थापित हो गई है। अब विल्फ्रेड और एलिस अपनी नील की कोठी पर वापस जाने वाले हैं। चंदनपुर में उन्हें बहुत दिन रहना पड़ा। नील कोठी वहाँ से दूर है। 2 घोड़े सजाए खड़े हैं
और किशोर सिंह के 8 सशस्त्र सिपाही उनको पहुंचाने के लिए उपस्थित हैं। विल्फ्रेड साहब किशोर सिंह से बातचीत करके छुट्टी पा चुके हैं। केवल एलिस अभी तक भीतर से नहीं आई, उन्हीं के आने की देर है। विल्फ्रेड और किशोर सिंह पाई बाग में टहल रहे थे। इतने में 8 स्त्रियों का झुंड मकान से बाहर निकला। हैं, यह क्या? एलिस ने अपना गाउन नहीं पहना, उसके बदले फिरोजी रंग के रेशमी कपड़े का कामदानी लहंगा और मखमल की कंजुकी, जिसके सितारे रेशमी ओढ़नी के ऊपर से चमक रहे हैं। हैं, यह क्या? स्वाभाविक अरुण अधरों में पान की लाली भी है, आंखों में काजल की रेखा भी है, चोटी फूलों से गूंथी जा चुकी है और मस्तक में सुंदर सा बाल अरुण का बिंदु भी तो है। देखते ही किशोर सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े और विल्फ्रेड तो भौचक्के से रह गए। किशोर सिंह ने एलिस से कहा, आपके लिए भी घोड़ा तैयार है, पर सुकुमारी ने कहा, नहीं, इनके लिए पालकी मंगा दो। चित्रा मुद्गल जी की कहानी डोमिन काकी। गांव आती रहती थी गर्मियों की छुट्टियों में। अब की आई तो 6 बरस की उम्र में पहला दर्जा पास कर। गांव का जीवन अब उसमें कौतुक उपजाने लगा था। दादी खटोले पर बैठी कठौते में रखी लाल मिर्चियों का ढेंपुर तोड़ सींक से उसमें मसाला भर रही थी। वह मोटी मोटी लाल मिर्चियाँ छूने को हुई कि दादी ने उसे बरस दिया। मिर्चों में हाथ मत देना बिट्टो, आँख नाक छू गए कि आग लग जाएगी। ततैया सी नाचती फिरेगी घर घर में। तभी उसकी नज़र दहलीज पार कर आंगन में घुसती हुई डोमिन पर पड़ी। डोमिन अटारी पर बनी टट्टी और आंगन से लगे नदरवा को साफ करने आई थी। खटोले से लगी खड़ी वह उचक कर चिल्लाई, ददिया ददिया, देखो डोमिन आई है। चुटकी में दबी मिर्च छोड़ दादी ने तड़ाक से उसके गाल पर तमाचा जड़ा। कब सीखेगी मान टान? ऐसे बुलाते हैं बड़ी बूढ़ियों को। रिश्ते में रत्नी तेरी काकी लगती है, काकी। डोमिन काकी कहा कर इसे, समझी? उसकी आंखों से भल भल आंसू चूने लगे। बिना मारे भी तो गलती सुधारी जा सकती थी। उसे क्या मालूम कौन उसका क्या लगता है क्या नहीं। हफ्ता बीत गया, फिर से डोमिन काकी से सामना हुआ। हम उम्रों के साथ वह आंगन में गिटक खेल रही थी। नज़र पड़ते ही उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। प्रत्युत्तर में डोमिन काकी ने दोनों हाथ उठा उसे असीसा। काम से निबट डोमिन काकी कोच के लिए नहा कर आकर बैठी ही थी कि उसके खेल में व्यवधान डालते हुए दादी ने उसे पुकारा, तनिक इधर तो आ बिट्टो। उसके निकट आते ही उसके नन्हे हाथों में अनाज भरी टोकनी पकड़ाकर ऊपर कलेवा के लिए बासी पनेथियाँ रख दादी ने आदेश दिया, जा सरियर के ले जा बिट्टा और रत्नी के कोंच में डाला। उसे पास आता देख प्रसन्न डोमिन काकी ने अपना कोच पसार दिया। सावधानी पूर्वक उसने टोकनी उलट दी। उनके कोंच में फिर भी 2-4 मुट्ठी अनाज कोंच से बाहर छिटक गया। टोकनी ज़मीन पर टिका वह अनाज बटोरने में डोमिन काकी का हाथ बटाने लगी। अचानक झपटती हुई सी दादी आई और उसके गाल में तमाचा जड़ चिल्लाई, बेशऊर मूर्ख, छू लिया तूने रत्नी को। उसकी सिसकन की उपेक्षा करती हुई दादी उसे नहान घर की ओर खींच ले गई
और वहीं से उन्होंने बड़ी काकी को पुकार कर दोनों के ऊपर गंगा जल छिड़कने और 2 बाल्टी पानी स्नान के लिए रख देने को कहा। स्वयं नहा लेने और उसे नहला देने के बावजूद दादी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। चेतावनी देती हुई सी बोली, आइंदा ख्याल रहे बिट्टो, रत्नी को कुछ भी देने के लिए कहूँ तो ऊपर से कोंच में फेंक देना, खबरदार उसे छूना मत। सहमी हुई सी वह दौड़कर बड़ी काकी की गोद में छिप गई। अबोध मन में प्रश्न कील सा ठुक गया। बड़ी काकी की गोद में वह मुंह दिए बैठी है, दादी ने खींच कर उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। कुमार अंबुजी की कहानी माँ रसोई में रहती है। रात करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। कुछ खटर पटर की आवाज़ आई। जाकर देखा तो माँ रसोई में कोई बर्तन निकाल रही थी। मुझे देखकर वह चौंक गई, फिर हंसकर कहने लगी, अभी सुबह होने में देर है, तुम सो जाओ। उसकी दंत पंक्ति बहुत लुभावनी थी। मैंने अपनी अलसाई हालत में पूछा, तुम इतनी रात में क्या कर रही हो, क्या सोई नहीं? अरे सोई क्यों नहीं, अभी तो उठी हूँ। तुम रात में 11 बजे तक तो जाग रही थी, मैंने कुछ अचरज से कहा। हाँ तो क्या हुआ, मैं इतना ही सोती हूँ, तुम जाकर सो जाओ। कुछ दिनों बाद मैं एकाएक रात में 1-1:30 बजे उठ बैठा। कोई सपना टूटा था या कहीं से कोई आवाज़ आई थी। थोड़ी देर में लगा कि रसोई में कोई है। लाइट जल रही थी। जाकर देखा, माँ स्टूल पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। मुझे देखकर कुछ घबरा गई, लेकिन तुरंत ही संयत होकर पूछने लगी, पानी पीना है? और जवाब का इंतज़ार किए बिना ही उलीचना देकर गिलास में पानी डालने लगी। पानी पीकर मैंने पूछा, माँ तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ बैठकर अखबार पढ़ने लगी, सो जाऊंगी। यह कोई बात हुई? जब देखो तब आधी रात में भी किचन में बैठी रहती हो। क्यों, क्या रसोई घर में नहीं बैठा जा सकता? मुझे यहीं बैठना अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने हार कर कहा, चलो अब सो जाओ। तुम जाकर सो, मैं यह आखिरी पेज पढ़ कर आती हूँ। फिर ऐसा अनेक बार हुआ। जब कभी रात में मेरी नींद खुलती 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे या सुबह सुबह 5 बजे, वह मुझे किचन में मिलती। कभी कहती, दही जमाने के लिए दूध रखना भूल गई थी, अभी 5 मिनट में सोने जा रही हूँ। कभी बताती कि अरे ध्यान आया कि घर में सब्जी नहीं है, सुबह के लिए चने भिगो रही हूँ। या यह कि आटा फ्रिज में रखना भूल गई थी। एक रात देखा कि 12 बजे रसोई की दीवार पर लगे कैलेंडर पर दूध का हिसाब लिख रही थी। पूछने पर जवाब दिया कि रोज़ लिखती हूँ कितना दूध लिया, आज भूल गई थी, अभी याद आया तो लिख रही हूँ। कभी गुस्सा जताती, मैं जैसे ही रात में किसी काम से उठती हूँ तो पीछे पीछे चला आता है। यह तो अक्सर ही कहती थी कि बस पानी पीने के लिए उठी थी, ठंडी हवा आ रही थी तो यहाँ खिड़की के पास खड़ी हो गई। रसोई में दक्षिण दिशा की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी। एक बार मैं घबरा ही गया। रात
कोई 2-2:30 बजे का वक्त होगा। माँ अपने कमरे में नहीं थी। केवल पिताजी चित्त पड़े हुए खर्राटे ले रहे थे। बाथरूम में भी नहीं थी। किचन में और बैठक में अंधेरा था। बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं चिल्लाया, माँ कहाँ हो तुम? माँ किचन के अंधेरे में से बाहर निकल कर आई। क्यों, क्या बात है? इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों दे रहे हो? मैं डर गई। ज़रा धीरे बोलो, सब लोग जाग जाएंगे। ओफ़ो माँ, डर तो मैं गया था कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं रसोई में थी। मैंने सब जगह देख लिया था, रसोई में घुप अंधेरा था। तुम्हें लगता होगा अंधेरा, मुझे सब दिखता है। मैं पानी पीने आई थी। खिड़की से बाहर देखने लगी। आज शायद सप्तमी है। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या कर सकता था? जाकर सो गया। बाहर से लौट कर आओ तो अक्सर माँ ही दरवाज़ा खोलने आती, लेकिन सीधे रसोई में से आना और वापस रसोई में चले जाना। कभी अचानक उमग कर कहती, तू अच्छा आ गया, ज़रा स्टूल पर चढ़कर पापड़ का डिब्बा उठा दे। उसके सारे काम रसोई से संबंधित होते हैं और उसके अपने सभी काम भी रसोई में ही संपन्न होते हैं। ब्लाउज़ के हुक टांकने से लेकर गेहूं फटकने तक के सारे काम। साल में एकाध बार मौसी या बुआ को पत्र लिखती है तो वहीं रसोई में बैठकर गोद में कोई किताब रखकर कॉपी के पन्ने पर। बगल की चाची जी या पड़ोस की लड़कियां अक्सर ही घर में आती हैं। उन्हें भी वह रसोई में ही बैठाती हैं। छोटी सी चटाई है जो कभी टूटती फटती ही नहीं है। चाची जी अलका या मधु कई बार माँ से कह चुकी हैं कि माँ की रसोई बहुत अच्छी है, मोहल्ले भर में सबको खबर है, करीने से जमी हुई और साफ सुथरी। माँ फुर्सत में कभी अकेली बैठी दिखेगी भी तो अपने प्रिय 1 फुट ऊंचे स्टूल पर, वहीं रसोई में। यह स्टूल मेरे जन्म से भी पहले का है। या फिर थोड़ी देर के लिए खिड़की पर खड़ी दिखेगी, कहीं खोई हुई, खिड़की के पार न जाने क्या देखती हुई। मुझे लगता है दक्षिण दिशा का पूरा आकाश उसे पता है। उधर कितने तारे हैं, कौन से नक्षत्र, कितने ग्रह, सूरज वहाँ से किस मौसम में कब गुजरता है और चांद कितनी कलाओं में खिलता है, उसे मालूम है। उस दिशा के आसमान के रंग और बादलों के रूप वह सब जानती है। हवा से, आकाश से मौसम का अंदाज़ा लगा सकती है। या क्या पता वह यह सब देखती ही न हो, केवल दूर दिखते उन 3-4 पेड़ों की पत्तियों को देखती हो, या फिर सिर्फ सांस लेने के लिए ही खड़ी होती हो। उससे उसके बारे में कोई बात मालूम करना हमेशा कठिन होता है। वह बहला सकती है और इस तरह कि आपको लगेगा नहीं कि बहला रही है। उसे रसोई से बाहर बुलाने की कवायद अक्सर ही बेकार जाती है। आवाज़ लगाकर पूछो कि बेल्ट, मोज़े या घड़ी कहाँ है, इस उम्मीद में कि वह इसी बहाने इधर आएगी, लेकिन वह रसोई से ही हर चीज़ बता देगी। बीच के दराज में पीछे की तरफ देखो, या कहेगी तकिए के नीचे या उधर दरवाजे के पीछे की कील पर। उसकी पसंद का कोई गाना रेडियो पर आ रहा होगा तो वहीं से कहेगी, रेडियो की आवाज़ थोड़ा तेज़ करो, यहाँ रसोई तक आवाज़ नहीं आ रही है।
छुट्टी का दिन था। मैं दोपहर 1:30 खाना खाकर सोने चला गया। छोटा भाई क्रिकेट का मैच खेलने गया था। 3:30 सोकर उठा तो देखा माँ किचन में बैठी चावल बीन रही थी। मैं उसके गले से लिपट गया और लाड में भर कर कहने लगा, यह क्या, दिन रात काम ही काम, कुछ न कुछ करते रहना। कभी आटा छान रही हो, कभी पानी, कभी दूध, कभी यह गर्म कर रही हो, कभी उसे ठंडा कर रही हो, कभी बीनती हो, कभी फटकती हो। कुछ काम नहीं रहता तो नारियल कसने लगती हो या मसालों के डिब्बे बदलती रहोगी। पकाना बघारना तो करती ही हो, सब्जी काट कर ढेर लगा देती हो। अब ये चावल लेकर बैठ गई हो। अखबार पढ़ने चिट्ठी लिखने तक का काम यहीं बैठकर करती हो। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। बाई बर्तन मांजती है तब भी तुम यहीं किचन में रही हो। अपने कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करती? वह कहने को तुम्हारा और पिताजी का कमरा है, लेकिन उसमें तुम कभी नहीं रहती। बैठक में ही आराम कर लिया करो। देख, तू कुछ नहीं समझेगा। ये सारे काम पहले से करके रखने पड़ते हैं। एकदम से कोई दाल चावल सब्जी कैसे बना देगा? जब भूख लगती है तो एकदम से लगती है। बाई से मैं बातें कर लेती हूँ, उसको कुछ बचा कुचा देती हूँ, कभी उसे चाय भी बनानी पड़ती है। ये थोड़े बहुत काम करने ही पड़ते हैं, कौन करेगा इन्हें? और फिर मैं सोती तो हमारे कमरे में ही हूँ। बैठक में बैठना लेटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इतना आना जाना होता है कि वहाँ 2 मिनट भी आराम नहीं किया जा सकता। मेरा काम रसोई में ही चल जाता है। यहाँ मुझे शांति रहती है। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए, बालों को सहलाते दुलाते हुए उसने जवाब दिया। इस उम्र में भी उसके केश काले और लंबे हैं। वह इस तरह बात करेगी कि जैसे मैं 4-5 साल का बच्चा हूँ और कुछ समझने लायक नहीं हूँ। हर एक जिरह के बाद मुझे भी लगता है कि वाकई मैं उसके आगे ना समझ हूँ। एक दिन शाम को देखा कि स्टूल दीवार से सटा है। माँ स्टूल पर बैठी है। उसकी गोद में थाली है जिसमें आधी लौकी छिली हुई रखी है और वहीं चाकू पड़ा है। माँ का सिर कुछ पीछे होकर दीवार से लग गया है और माँ सो रही है। उसके चेहरे पर विश्रांति थी और वह गहरी सांसें ले रही थी। मैं कुछ देर खड़ा सोचता रहा कि माँ को जगाऊं या नहीं। पलट कर जाने ही वाला था कि माँ ने एकदम से आंखें खोल ली और पूछने लगी, क्यों, क्या चाहिए? मैंने माँ को गौर से देखते हुए कहा, माँ, तुम इतना थक जाती हो लेकिन यहीं रसोई में बनी रहती हो। उधर अपने कमरे में बिस्तर पर कुछ देर आराम क्यों नहीं करती? देखो, तुम अभी अभी यहाँ थक कर सो गई थी। नहीं, मैं सोई नहीं थी। मुझे कभी कभी दीवार से सिर टिकाकर आंख बंद करना अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। क्या चाहिए तुझे? आजकल स्त्रियां क्या क्या काम नहीं करती। तुम कभी कभार बाहर भी घूम आया करो। यहाँ इस पिंजरे में क्यों बंद रहती हो? मैंने बिलबिलाकर कहा। मैं घूम आती हूँ, तो ध्यान नहीं देता? सब जगह जाती हूँ, उधर उधर बाहर बगीचे में भी। तुम लोग जब घर में नहीं होते मैं बहुत घूमती फिरती हूँ। कई बार गई हूँ दूर दूर तक। उसकी आवाज़ जैसे रसोई के कोने में रखी गेहूं की टंकी में से आ रही थी। मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई, कुछ नहीं आई। फिर वह हंसकर कहने लगी, शुरू में बेचैनी होती थी, मगर अब
अब मुझे घर का काम करना ही अच्छा लगता है। घर में ही इतना घूमना फिरना हो जाता है कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं लगती। कहते हैं कि मैं अपनी माँ पर गई हूँ, उसे भी यही सब अच्छा लगता था। तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसे भी अपने जैसा ही बना देती। सबको सब मिलकर बनाते हैं, हम सब। बेटियां भी इसी तरह बन जाती हैं। लेकिन आज के ज़माने में क्या कह सकते हैं। शायद शायद वह कुछ अलग होती, कुछ अलग बन जाती। वह खुश थी या उदास या नाराज़, कुछ पता नहीं चला। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद किचन के सामने से गुजरा। देखा कि माँ किचन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ी हुई है और टांड पर से कोई डिब्बा उठाने की कोशिश कर रही है। माँ, हद करती हो तुम, मैं घर में हूँ ना, मुझसे कहो क्या उठाना है, मैं चिल्लाया। दिन भर में कई बार चीज़ें उठानी रखनी पड़ती हैं, तुझसे कहाँ तक कहूँ। फिर वह प्लेटफॉर्म से ज़मीन पर लगभग कूद ही गई और एकदम दर्द से अपने बाएं पैर की एड़ी पकड़कर कराहने लगी। मैंने उसे संभाल कर वहीं स्टूल पर बैठाया। बोली, लगता है एड़ी में मोच आ गई। हाँ, इस तरह कूदोगी तो और क्या होगा, मैं उतार देता ना। थोड़ी सी मोच होगी, पाँव मुड़ गया, होता रहता है। चल उधर से मसालेदानी उठाकर मुझे दे। फिर वह वहीं स्टूल पर बैठकर हल्दी की पुलटिस तैयार करने लगी। उसी रात बीच में जब मेरी नींद खुली तो मैंने दूर से ही देखा कि खिड़की से रसोई में चांदनी आ रही थी और उस दूधिया रोशनी में माँ खिड़की पर खड़ी थी, एकदम सीधी, तनी हुई। उसके पाँव में किसी मोच या चोट का असर नहीं था। वह खिड़की के पार देख रही थी, शायद चांद, शायद पेड़, शायद कुछ नहीं। फिर वह धीरे से मुड़ी और स्टूल पर बैठ गई। उसने दीवार से सिर टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। ज्ञान रंजन जी की कहानी अमरूद का पेड़। घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इस देखने में और भी चीज़ें शुमार हैं। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। शुरू शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी, या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा तो सबसे पहले बाबू कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ तो राम राम बड़ा शुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। माँ अजमेर में जेल कर चुकी हैं, लंबा जेल, सत्याग्रह के दिनों में। पिताजी खुद राजनीतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी हैं। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी डुबो दी और समाज उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। एक को छोड़कर हम सभी भाइयों में खिलाड़ीपन है। चचेरे ने अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह किया है और मुझे तरस आ गया है कि कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी कैसी बेहुदा फूहड़ बात कहती है। खैर, यह तो ऊपरी बात हुई, लेकिन मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोगों में कहीं पिछड़ेपन की भर्त्सना का भाव अंकुरा रहा है। वैसे अम्मा की प्रीतिकर, सुंदर, गोरी मुखाकृति पर
अमरूद के प्रसंग में हमेशा भय की व्याप्ति हो आती थी। 57 की बरसात में अकस्मात एक दिन मिद्दू ने सबको दौड़ दौड़ कर बताया कि अमरूद में 3-4 सफ़ेद फूल आ गए हैं। मिद्दू की उम्र बढ़ रही थी, उसकी आकृति पर वय का ओप चढ़ रहा था। अमरूद बढ़ने में कहीं उसे अपने विकास की सी संतुष्टि अनुभव हुई होगी। वह खुश थी। बरामदे की खिड़की पर तेज बारिश में हम लोग छोटे से पप्पू को खड़ा कर यह बताते कि वो देखो पप्पू बेटे, अमरूद का फूल, अमरूदा फूल। मैं सोचता कि कहीं पानी के झोंकों में नरम फूल टूट न जाएं। बहुतेरे फूल टूटे भी, लेकिन उनकी जगह नए फूल आते गए और फिर जल्दी से बीत जाने वाले सुखद दिनों में छोटे छोटे अमरूदों में बदल गए। मुझे लगा कि हमारे घर के सामने का यह अमरूद हमारी जिंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है। घोष बाबू के माली ने माँ को बताया कि पहली फसल के फल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बारी में फल खूब और अच्छे आते हैं। अमरूद और नींबू के साथ बात खास लागू होती है। माँ ने विजय से कहकर अमरूद की पहली फसल बड़ी दिलचस्पी से पूरी बाढ़ के पहले ही तुड़वा कर फिंकवा दी थी। यह बात आसानी से महसूस की जा सकती थी कि माँ में विराट मातृत्व है और वह भविष्य के लिए प्रतीक्षा कर सकती है। उसी तरह जैसे हर माँ अपनी संतान के लिए दीर्घ प्रतीक्षा किया करती है और फिर भी उसको अपना स्वप्न अधूरा लगता है। जो भी हो, मुझे प्रसन्नता हुई कि अपशकुनी विश्वासों की जहरीली छाया हमारे कोमल मीठे अमरूद तरु पर नहीं पड़ी। तोते का पिंजरा सुबह दरवाज़ा खुलने के साथ ही अमरूद की एक छोटी सी टहनी पर टांगा जाने लगा था। वह दोपहरी तक उस पर टंगा रहता। चुन्नू, मिद्दू और पप्पू ने फुर्ती से नाजुक फुनगियों तक चढ़ने की माहिरी इसी पेड़ से प्राप्त की। दशहरा, दीपावली, तीज त्योहार पर दादी की जीभ जब सूरन खाने को ललचती तो अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर स्वादिष्ट बनाने वाली ज़रूरत की पूर्ति भी वही पेड़ करता था। कहते हैं कि अमरूद की पत्तियों में सूरन को पकाने से सूरन गले में काटता नहीं है। लगने लगा था कि अमरूद का पेड़ जो हमारी एक बड़ी सुविधा है या हमारे अंदर आत्मीयता को निरंतर धनिक बनाने वाला कोश। दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फंदा था। अमरूद गोल, छोटे मगर ललछर चित्तियों वाली जात के थे। ढेपियाँ मुलायम होते ही लोग उन्हें तोड़ लेते और पूरे जाड़े जी भर कर घर के टमाटर और अमरूद का सलाद खाया गया। सुग्गे के लिए कई महीने खूब पके अमरूद उपलब्ध होते रहे और बाहर के मेहमान हमारे घर के अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूदों की प्रसिद्धि का इत्मीनान कर लेते थे। यह बात मुझे बहुत रोमांचित करती थी कि हमारे घर तथा निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफ़ी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है। मुझे मनस्थितियों और वातावरण की इस तब्दीली का अध्ययन बड़ा सुखद लगा। हम में दृष्टिकोण की उदारता परिलक्षित होती और किसी भी घटना या आकस्मिकता या एक संकीर्ण परिस्थिति को हम लोग अनहोनी नहीं मानते थे। जीवन में सब सहज है, सब संभव। अमरूद की छाया में बेंत की कुर्सियों पर बैठ चर्चाएं कर के हम 3-4 भाई बहनों ने अपने उम्र के फ़र्क को दोस्ताना हरकतों से भर दिया। प्रायः बैठकर नए नए विषयों को कुरेद कर कभी ताप और उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत करना तेजी से हम लोगों के मनोरंजन और दैनिक निर्वाह का एक अंग होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बारे में हम लोग अक्सर तुर्श भी हो उठते हैं, लेकिन हमें इस बात की निश्चिंतता थी कि ऐसा होने में अवांछनीय कुछ भी नहीं है, अपितु यह अच्छी बात है। नई चीज़ें यूं ही बनती हैं। जैसे अमरूद का पेड़ हम लोगों के बीच अपशकुन के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना
और वह अब पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया है। अमरूद फलता फूलता रहा और अब पप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला भी उस पर डाल दिया। इधर हम भाई लोग धीरे धीरे अलग अलग शहरों के भूगोल में जुदा तरीकों की नौकरी के लिए बंटने लगे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, सिवाय इसके कि घर से अलग होने में थोड़ा बहुत मानसिक क्लेश सबको होता था। जिस दिन मैं नौकरी पर जा रहा था, माँ रो रही थी, इसलिए मैं शीघ्रातिशीघ्र घर छोड़कर निकल जाने को तत्पर था। जमुना पुल पर डूबी हुई सांझ में नदी पर से भारी मन गुजरते हुए सबसे ज़्यादा माँ और अमरूद के पेड़ की याद आई। माँ की याद इसलिए क्योंकि वह दुर्बल है और हम लोगों को न समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही है, और अमरूद की याद इसलिए कि उसके माध्यम से मैं अपने अंदर एक जागृति का भान करता रहा। अमरूद का पेड़ मुझ में प्रतीकों का निर्माण किया करता और फिर एक नए संसार की कल्पना में मैं निमग्न हो जाता। इस ट्रेन यात्रा में और अनेक बार मैं इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्मसंतुष्टि पाता रहा हूँ। अमरूद के पेड़ के प्रति समर्थन और राग मेरे मन में यूं भी एकत्र हो आया, क्योंकि बाद में कई लोगों ने घर के सामने अमरूद होने को अशुभ बताया और पेड़ को तुरंत कटवा देने की सलाह दी। माँ पर छा जाने वाला स्वाभाविक भय हमें नागवार गुजरता, क्योंकि ऐसा लगता जैसे माँ हम लोगों के अंदर पैदा होने वाले नए और बलिष्ठ ख्यालों के प्रति असहयोग कर रही हैं। जब जब अशुभ के ठेकेदारों ने अमरूद की बाबत कुछ कहा, घर के हम सब बच्चे शुद्ध हो उठते थे। वस्तुतः यह गुण हमें हमारे बुजुर्गों से ही मिला था। इस निर्णय पर हम लोग तब पहुँचे जब एक समाज शास्त्रीय बोध हमें स्पर्श करने लगा था। जीवन नए अनुभवों में गुजरने के मध्य व्यतीत होता रहा। मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे और खत लिखा था कि इस बरस जबकि अमरूद भरपूर आया है, कोई घर पर नहीं है, तथा नम कर देने वाली जज्बाती बातचीत के कई नाजुक टुकड़े। पिताजी की चिट्ठियाँ हमेशा ही कुछ दूसरे प्रकार की रही हैं। उनमें एहसास की चादर ओढ़ने का प्रयत्न या दबाव रहता है। मैं देखता हूँ कि थोड़े समय में ही दुनिया में बहुत परिवर्तन हो गया, और यह परिवर्तन तेजी से दूसरे परिवर्तन की भूमिका बनता जा रहा है। बड़े बड़े घातक शरीर दुख मामूली और अचिंतनीय हो गए हैं, और पिताजी लिखते हैं कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वह पुनः उभर आया है। यह सब किसी अशुभ ग्रह नक्षत्र का दुष्परिणाम है। शायद हम लोगों के बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब यक्ष्मा बहुत आसान है, और कहानियों में भी पात्रों का यक्ष्मा से ग्रसित होना लोगों को द्रवीभूत नहीं कर पाता। अच्छे संपादक ऐसी कहानियों से ऊब गए हैं और उन्हें लौटाना ही श्रेयस्कर समझते हैं। फिर मृत्यु भी आज इतनी असह्य नहीं रह गई है। दुख शरीर से मन पर सिमट आया है। पिताजी ने एक बार यह भी लिखा कि सबसे बड़े भाई चूल्हे चौका अलग करने के लिए एक तनाव पैदा कर रहे हैं। बड़ी चकचक है। बहू ताज़ी रोटियां तो खुद खा जाती हैं और बासी हम लोगों के लिए रख देती है। तुम क्या जानो, हम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इधर तुम्हारी माँ अमरूद का पेट काटने को कहती हैं, सब लोग उसे अशुभ बता रहे हैं, आदि आदि। यह एक दुखद प्रसंग था। हालांकि मैंने अमरूद न काटने की अपनी बात पर ही जोर देने वाली एक चिट्ठी माँ को लिख दी थी। राखाल हमारे पेड़ के जो अमरूद लाया था वे बाजारू अमरूदों की सुंदरता से बहुत भिन्न होकर भी स्वादिष्ट थे। अमरूदों के और दोस्तों के बीच अच्छा समय गुजारते हुए मैं किंचित भावुक हो आया। मुझे वे दिन याद आने लगे जब हम छोटे छोटे थे और सुबह दिन दोपहरी दूसरे बंगलों की चार दीवारियां कूदकर
अमरूदों की चोरी किया करते और पकड़े जाने पर बुरी तरह गिड़गिड़ाया करते। आज हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ है तो एक अजीब सा गौरव होता है, यह कि जिसके घर अमरूद नहीं होंगे वे बच्चे ईर्ष्यालु हो गए होंगे, हमारी चार दीवारी कूदते होंगे। अमरूद के इस पेड़ की वजह से रफ्ता रफ्ता पप्पू के बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्त हो गए हैं, ऐसा अम्मा ने लिखा था। और भौजाई से उसे इस बात की बहुत डांट पड़ती है कि वह क्यों तबीयत का राजा हो गया है, जिसे चाहे अमरूद लुटाया करता है। अपने इस अमरूद के पेड़ के संबंध में कभी कभार फैशन वाले ढंग से भी मैं सोचा किया हूँ। होटलों के लॉन में लगे बैठने वाले को सुखद छां देते हुए रंगीन छतों की छाया मेरी आंखों में अक्सर उभरी है। हमारा अमरूद का पेड़ एक हरा छाता, एक डंगरा सा फलता फूलता पेड़, अनुपातहीन डाले नहीं बल्कि एक संवारापन। जब घर जाने को पहली छुट्टी मिली तो मन बेहद आतुर हो गया। सुख तन मन पर एक दशहत की तरह सवार था। फिर अंधेरे जमुना ब्रिज से गुजरती हुई गाड़ी ने उत्तेजित कर दिया और रात के सन्नाटे में एक अभूतपूर्व रोमांच के साथ मैंने अपने प्यारे शहर को देखा। वह रात उजाले की प्रतीक्षा में उड़ी हुई नींद की एक सुखद पर बेचैन रात थी। पता नहीं एक अजीब भयानक सी विराटता के ख्याल मन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बनते बिगड़ते रहे। जैसे नगर इलाहाबाद की आत्मा में बहुत क्रांति है, अपने आप लोग काम कर रहे हैं, बुद्धियां किसी नए रचनात्मक परिवेश के लिए सक्रिय हैं। स्थूल के नाम पर यह शहर परम शून्य है, लेकिन धंसने पर शायद मैं बहुत व्याकुल था। तड़के उठकर मुझे इस बात का बड़ा खेद हुआ था कि शायद हमारे प्रति घर के बड़ों में कोई स्वागत भाव नहीं है। ऐसी स्थितियों में मुझे बारंबार अवनींद्र बाबू का वह चित्र याद आ जाता है जिसमें एक बूढ़े पेड़ की आत्मा अपने को तोड़ देने के प्रयत्न में सुखी है, क्योंकि उसे यह जानकारी है कि उसकी घेर में एक नवल तरु उग आया है। यह बात उतनी बुरी नहीं थी कि अमरूद के पेड़ को काटकर उसकी जगह एक और गुलदाउदी और दूसरी ओर केले की क्यारियां बना ली गई हैं, बल्कि चुनौती इस बात की थी कि हम लोगों में जब धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी, तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भय ने पराजित कर दिया। शायद माँ की हम संतानें उन्हें अशुभ से लड़ सकने की अपनी सामर्थ्य का आश्वासन नहीं दे सकी थी। मैंने पाया कि वह भय जो माँ के चेहरे पर क्षणजीवी हुआ करता था, अब गहरा गया है। माँ का मन यह मान बैठा था कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निठल्लापन, खुद उनकी बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है, बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है, जिसे काफ़ी पहले ही लोगों ने अशुभ बताया था। कुछ देर बाद मैंने साधारण तौर पर अमरूद की बाबत माँ से पूछा तो मिद्दू के गुस्से को सहारा मिला। उसकी कंडेल सी आंखों में एक छोटा सा तूफानी झोंका उठा बैठ गया। उसका मुंह फूल गया था। मेरे लिए तसल्ली बस इतनी थी कि मुझे उसका शोभ अच्छा लगा, क्योंकि यह शोभ मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में निहायत ज़रूरी है और क्योंकि यह जीवन का परिष्कार करता है, बशर्ते इस शोभ का संस्कार हो और उसे स्वयं पोसा तथा सहा भी जा सके। अम्मा ने मेरे प्रश्न का अपने ढंग से ठीक जवाब भी दिया। शायद उन्हें भी दुख था, बहुत दुख, इसलिए कि हम दुखी थे। मिद्दू गुस्सा थी, इसलिए नहीं कि उनसे कोई गलत काम हुआ है। सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहाँ अमरूद की जड़ थी, वहाँ धूप का एक चकता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी सलाम।
शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे। ज़्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। फेरों से लौटकर वे बरामदे में ऐसी जगह तलाशने लगे जहां थोड़ी देर पीठ टिकाकर पांव सीधे किए जा सकें। छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग गुडमुड होकर सोए थे। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी कि खुलकर लेटा जा सके। बारात ठहराने के लिए स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे। काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी चाबी नहीं मिली थी। आखिर हार कर बारात को बरामदे में ही ठहरना पड़ा था। स्कूल में जो हैंडपंप था, एक रात पहले किसी ने उसका हत्ता और वाल्व भी खोल दिए थे। पीने के पानी का और कोई इंतज़ाम वहाँ नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े ही मिल पाए थे। रोशनी के नाम पर भी सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में तब्दील हो गई थी। हरीश ने दूल्हेपन के भार को उतारकर दीवार के सहारे पीठ टिका दी। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होंगे। तुम्हें तो यहाँ काफ़ी अटपटा लग रहा होगा। कमल ने मोजे और जूते सहेजते हुए कहा, रात भर की ही तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज ही है। कैसा लग रहा है? हरीश ने कमल को अपनी ओर खींचा। कैसा क्या, हालत दयनीय है। कितना धैर्य है लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। बरामदे के किनारे पर 2 बुजुर्ग अभी तक जगे थे, रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुनकर उनकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, उत्तर कमल ने दिया। कौन बिरादर हो? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। ताऊ, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि यह मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराज़गी व्यक्त की। बुजुर्ग किसी ज़माने में अंग्रेज अफसर की सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश करते। मैंने कोई इंसल्ट बात कही है क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुप हो गया। ताऊ जी, आपकी बात का बुरा क्या मानना? मैं ब्राह्मण हूँ, और कुछ पूछना हो तो पूछिए। कमल ने विनम्रता दिखाई। बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश, सो गए क्या? सुबह क्या होगा? हरीश की आंखों में नींद भरी हुई थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह क्या मतलब? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी। चाहे देर रात 2 बजे सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती है। उनकी कटर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसा ही चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती हैं। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है
कि यदि 6 बजे तक चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ सुनाई। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहीं मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? कमल ने उत्सुकता दिखाई। पास ही है, शाम को मैंने वहाँ से बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है उससे सीधे चलते जाना, गली खत्म होते ही सड़क है, वहीं पर एक दुकान है, बुजुर्ग ने बताया। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारे आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। खड़ंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचाते वह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पार एक छप्पर नुमा दुकान थी जिसमें एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था जिस पर लकड़ी के खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियाँ रखी थी। साथ ही 2-3 बदरंग के डिब्बे रखे थे। भट्टी में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था जिसका कसैलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सिने तारिका का अर्धनग्न बदरंग कैलेंडर टंगा था जो धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास ही एल्युमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी जिसका रंग स्याह काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्किट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। चबूतरे पर ही एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मैले चीकट कपड़ों में उकड़ूं बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी जैसे किसी ने शरीर का मांस उतार कर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जेहन में माँ का ख्याल आ गया। यदि इस समय घर में होता तो माँ गरम गरम चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ कोई ना कोई श्लोक दोहराती रहती है। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर समा गई थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी, भट्टी सुलग रही है। बैठो आप, चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है। चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। वह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा गाली में बदल चुकी थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया था। चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे।
वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा था। कभी इस डिब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलग कर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कमल का गला खुश्क होने लगा था। भट्टी तो धड़क गई है, एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ था। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो, चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया। तुझे यहाँ चाय न मिलने की? चाय वाले की आवाज़ में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। कहा था और अब कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या है? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसकी ठीक सामने तन कर खड़ा हो गया। दोनों हाथ कोलों पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यो पैसे शहर में जाके दिखाना। 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। ये शहर नहीं गांव है। यहाँ चूहड़े चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती, कहीं और जाके पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को आग्ने नेत्रों से घूरा। आवाज़ में सख्ती भरकर बोला, चूड़े चमारों को नहीं मिलती है तो किसे मिलती है? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वन मानुष दिखाई पड़ रहा था। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भभक पड़ा। मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? अब चूहड़े चमार भी जात पूछने लगे। कल युग आ गया है, कल युग। हाँ, कल युग आ गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते ही होंगे, या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा। चूहड़ों की बारात में बामन? चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा। शहर में चूतिया बनाना, मैं तो आदमी को देखते ही पहचान लूं कि किस जात का है, चाय वाले ने शेखी बखारी। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया था। आवाज़ का तेवर चढ़ने लगा। बल्लू रांगड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चाचा कौन है यो? रामपाल को देखते ही चाय वाला और बिफर पड़ा। चूहड़ा है, खुद को बामन बता रहा है। जुम्मन चूहड़े का बाराती है। अब तुम लोग ही फैसला करो, जो यो बामन है तो चूड़ों की बारात में क्या मूत पीने आया है? जात छिपा के चाय मांग रहा है। मैंने तो साफ कह दी, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी ना चाय चूड़ों चमारों को, कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। दुबला पतला सा रामपाल सीकिया पहलवान था। गाल पिचके हुए, हड्डियाँ उभरी हुई, बारीक मूछें, तेल से चीकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाज बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव भर में दबदबा है। रामपाल को देखते ही खुसर पुसर एकदम शांत हो गई थी। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा था। उसने आसपास खड़े लोगों पर नज़र डाली। उसने उनकी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। ओ शहरी, जनके हम तेरे भाई हैं।
साले जबान संभाल के बोल, गांड में डंडा डाल के उलट दूंगा। जाके जुम्मन चोड़े से रिश्ता बना। इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहे हैं शहर वाले। जुम्मन के तो सींग लिकड़ आए हैं। अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो हमारे जैसों का भी कुछ भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उग आया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वह। फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता वह एक ही तर्क दोहरा देता था। हरीश, अपने मन में हीन भावना निकालो। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और तुम लोग वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया। क्या यही है गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? कमल आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही रामपाल अपने वजूद से ज़्यादा शक्ति से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेगा। ना वो लौंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्परनुमा दुकान से बाहर कर दिया रामपाल ने। कमल कोई बावेला खड़ा करना नहीं चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नज़ाकत भांप कर चुप रह जाना ही ठीक लगा। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। चूहड़ा चूहड़ा चूहड़ा, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नश्तर की तरह उसके जिस्म को चीर कर लहूलुहान कर रहा था। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनवासे में पहुंचा। उसकी सांस फूल गई थी। मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। जिस्म पर अभी तक हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतज़ाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया, चुपचाप, जैसे विचारों की सुनसान पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है, कमल ने टालना चाहा। उसके जेहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया था। माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया था। हरीश ने पहला कौर उठाकर मुंह में रखा ही था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटे, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हैं, हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बबूला हो गई थी।
कमल के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा था। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजड़ों को पकड़कर घर ले आता है। खबरदार जो आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया न कोई प्रतिरोध ही कर सका था। सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया था। माँ ने हरीश को भी ढेर सी गालियाँ देकर घर से भगा दिया था। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ था। उसे पहली बार लगा था कमल और वह दोनों अलग अलग हैं। दोनों के बीच कोई फासला है। उसे अपने पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे। बेटे, बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। लेकिन हरीश ने सुगना की बात को कभी अहमियत नहीं दी थी। कमल उसके लिए अपना था, एकदम सगा, बल्कि अपनों से भी कहीं ज़्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पर कई खरोंचें डाल दी थी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही थी। सारा घर दोबारा धोया गया था। गंगा जल छिड़ककर जमीन पवित्र की गई थी। कमल के बाल मन में भी एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। रात में भी माँ ने बहुत समझाया था, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था। माँ के सारे दांव उसे मानने में हार गए थे। बेटे, इनके संस्कार गलत हैं। ये छोटे लोग हैं। इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई थी, लेकिन कमल के अनुभव इन सब से भिन्न थे। माँ के तर्कों से जब वह ऊबने लगा तो आखिर उसने माँ से पूछ ही लिया, तुम कभी उनके घर गई हो, उनसे मिली हो? फिर कैसे जानती हो वे बुरे लोग हैं? माँ अवाक होकर कमल का चेहरा देखने लगी थी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था। ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी, पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। माँ ने हार कर एक समझौता कर लिया था, जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश के खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था जहाँ रोशनी का कोई कतरा दिखाई नहीं देता है। उसे हमेशा लगता है जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने उसे टोका, कहाँ खो गए? लो चाय पियो। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिरदर्द से भी थोड़ी राहत महसूस की उसने। सूरज सिर के ऊपर चढ़ गया था। शादी वाले घर में काफ़ी चहल पहल थी। दोपहर के खाने में विशेष इंतज़ाम किया गया था। पास वे कस्बे से नान और मीट बनाने के लिए कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताज़ा बकरा काटा गया था। पके हुए मीट और गर्म मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने बैठ गए थे। काफ़ी हो हल्ला होने लगा था। बच्चों की चिल्लम्पो अलग थी। बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़ में अपने ज़माने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता कुछ अलग थी। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल ली थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गए। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा आभास कमल को होने लगा, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर बात नहीं कर रहा था। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था।
गांव के कई परिवारों में साफ सफाई का काम हरीश की सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में ही रहती थी, सरकारी मकान में। आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने उसे भी स्कूल भेज दिया। देखते देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही उसमें सुघड़ता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उनमें अधिकतर रांगड़ थे। गांव देहात के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिसे न जाने कितने सदियों से निभाया जा रहा था। हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। रांगड़ परिवारों से कई बार बुलावा आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत है, एक दिन में तो ना छोड़ी जावे है। वे बड़े लोग हैं, सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। हरीश ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था, मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन। मैं अपरिचितों के दरवाजे सलाम पर नहीं जाऊंगा। हरीश ने जब जब भी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमते देखा, उसे लगता था जैसे स्वाभिमान को चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमता दूल्हा निरीह जीव दिखाई पड़ता था। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने का रिवाज है, जो हमने नहीं पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं है। गांव में रहना है, 10 ज़रूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझें, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। आवाज़ सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देखकर हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। प्रत्येक कार्यकलाप में कमल हरीश के साथ था, घर से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं है बेटे, आप वहाँ बैठो। सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है, आराम करो। जात बिरादरी की कुछ समस्याएं हैं, हम निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने से मना कर दिया है। गांव के रांगड़ बल्लू रांगड़ की चौपाल पर जुटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिए हों। गोल गोल लहरें घूमकर किनारों तक फैल गई थी। रांगड़ गुस्से में फनफनाए घूम रहे थे। बल्लू रांगड़ का सीकिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से धकियाकर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चूहड़े को उसने चाय की दुकान में जांच छिपाकर चाय पीते रंगे हाथों पकड़ लिया। बाराती था इसलिए छोड़ दिया। यह हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक अर्थी सज रही होती। लोग सुनते और मज़ा लेते, साथ ही अपनी ओर से कुछ जोड़ देते। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रांगड़ हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया। आते ही इसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने ही फटकार सुनाई। जुम्मन, तेरा जवाई अब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी का ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है।
जो नेक दस्तूर होता है वो तो निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतज़ार कर रही हैं, उसे ले के जल्दी आ जा। जुम्मन ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतार कर बल्लू रांगड़ के पाँव में धर दिया। चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूँगा, बेटी को विदा हो जाने दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहात की रीत न जाने है। तभी तो कहूँ जातकों को स्कूल न भेजा करो। स्कूल जाके कौन सा इन्हें बालिस्टर बनना है, ऊपर से इनकी दिमाग चढ़ जाएं। यूँ ना घर के रहेंगे ना घाट के। गांव की नाक तो तूने पहले ही कटवा दी, जो लौंडिया को 10वीं पास करवा दी। क्या ज़रूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगाड़ रहा है तू। तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। जुम्मन ने गिड़गिड़ाकर रिरियाहट भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी, मेरी लाज रख लो। मैं तो थारा गुलाम हूँ, मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गेल है। जो कहोगे करूँगा, बस करके बेटी को विदा हो जान दो, मैं थारे पाँव में नाक रगड़ूँ। बल्लू रांगड़ गुस्से में फनफनाता चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना कौवा कभी भी हंस ना बन सके है। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था वह, इस तरह डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। सभी भय से सहम गए थे। बल्लू रांगड़ के जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। जुम्मन ने जात बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दे दी थी, टीके की रस्म जल्दी निपटाएं, बिना हो हल्ले के रांगड़ कभी भी रौला कर सकते हैं। शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में सिमट कर बदल गई थी। इस सन्नाटे का शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया, आँखों ही आँखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नर्म पत्तियाँ हिल रही थी, मानो मानो हौसला दे रही हो। जल्दी जल्दी बारात को खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छाँव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने दीवार की ओर मुँह करके एक 10-12 बरस का लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बूढ़ा आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू, ओ दीपू कहाँ है? ये लौंडा भी बहुत दिक करे है। चूड़ों के घर पैदा होके बामनों सी बोली बोले हैं। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छिपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ले रोटी खा ले। ले देख कितना अच्छा मीट बना है। बूढ़े ने मनाने की कोशिश की। ना, मैं नहीं खाता, इसे खाए मेरा मूत, लड़के ने ऐंठते हुए कहा। पर क्यों, क्या हुआ है इसमें? बूढ़े ने तल्खी से कहा। मुसलमान के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता, लड़के ने दूर हटते हुए कहा। मुसलमान? कौन मुसलमान? वो जो गाड़ा वहाँ बैठा रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। वो तो हिंदू है, चल कर देख ले। बूढ़ा उसे खींचकर ले जाने लगा। लड़का घिसटते हुए बूढ़े के पीछे पीछे जा रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बनी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दम, एक बार चल के तो देख ले, फिर कहना। बूढ़ा उसे घसीट कर भट्टी की ओर ले गया, जहाँ नान बन रहे थे। लड़के के चीखने की आवाज़ लगातार आ रही थी, नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बनी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आँखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज़ में दबने लगा था। कमल और हरीश
दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली।